आनंद भूषण पांडे, भरत बिंद, ब्रिजकिशोर बिंद, महाबली सिंह, इन लोगों को तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि 2 शाम का रोटी शुद्ध नहीं था इन लोग के पास जब चुनाव लड़े। मुन्ना बाबा के मन की बात की जाए तब तो ठीक है, और मन की बात न की जाए तो जाकर दुष्प्रचार करते। क्या कहना है? सीधा सीधा आरोप लगता है कि बसपा से आपको टिकट लेना है तो पैसा दीजिए और टिकट लाइए। आरक्षण उसके लिए उसी तरह से लाभकारी है जैसे एक मरे हुए व्यक्ति, मरणांतन मरने जा रहा हो जो व्यक्ति, उसके लिए आय। सरकारी नौकरी कोई भी सरकार आ जाए सबको नहीं दे सकती है, पता है। उनका जब एक समय था यहाँ तो लगता था कि नौजवान लाठी लेके दौड़ जाते थे कुछ जाति वर्ग विशेष के। देख ही रहे हैं आपके यहाँ, आपके घर के हैं क्या कर रहे हैं। कलेक्टर और वो दोनों बैठे हैं और जनता कह रही है कि तुम भ्रष्ट हो। अगर मैं विधायक हो जाऊं और कोई जनता ये कहे कि तुम भ्रष्ट है, तो गलत किए हो, लूटे हो, लुटवाते हो अपने लोगों से, तो मैं तो भाई सब इस्तीफा देता। तो मांझी जी अपने बेटा को ही मंत्री क्यों बनाए हैं, अपने केंद्रीय मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री। आप बताइए कि अगर किसी समाज में कोई बहुत आगे चला गया है तो क्या पीछे के समाज को छोड़ देना चाहिए? पप्पू यादव चुनाव जीत गए तो लालू यादव हो गए क्या? अब क्या बात कर रहे हैं? कहाँ चंद्रशेखर और कहाँ बहुजन समाज के लोग? आपका इंटरव्यू में देख रहा था, माननीय ब्रिजकिशोर जी से आप ले रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं बीपीएससी कंप्लीट कर लिया था रिटेन। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके विधायक हर बार जीतते हैं, लगभग हर बार पलटी मार देते हैं। बहुजन समाज पार्टी ही असली हमारा हित कर है। दूसरे लोग हमारे वोट तो लेते हैं लेकिन मेरे साथ धोखा करते हैं। और दूसरा एमएलए हुए वहां से लालमुनि चौधरी, पंडित लालमुनि चौधरी पुरई, उन्होंने भी अद्भुत नाम दिया चैनपुर विधानसभा, अद्भुत नाम दिया। प्रधानमंत्री भी चैनपुर को जानते थे। जमा खान ने बहुत बड़ा गद्दारी पार्टी के साथ। जो हमारे भाई जमा खान जी जो कहते हैं कि हम बीएचयू छात्र संघ के नेता हैं, कई बातों में कहते हैं, उनका अगर बीएचयू में एडमिशन का परिचय पत्र ला दिया कि एडमिशन किस साल में बीएचयू में हुआ था, तो मैं बाजी हार जाऊंगा। नहीं तो ये गलत है, दुष्प्रचार है हमारे नेता के प्रति। और कहा कि अगर तुम लड़ जाओगे तो हमारे बाप बेटा में बंटवारा हो जाएगा। और बीपीएससी कहीं की ना कहीं सरकारी स्कूल में मास्टर अगर दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उनके पीछे उनका कद करता आजीवन करूंगा। उस समय बीजेपी में मैं नहीं जब कह दिया तो मंटू पांडे को मिला, और उनके बाद 5 में 9 मैं एमएलए का टिकट तो मुझे 2 बार मिल रहा था, मैंने छोड़ दिया मेरा और उनका टिकट का लड़ाई। और यहीं लौट गए कि 4 बार हम दिया, 3 बार तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। और एक बार लड़ने दीजिए, हम लोग दोनों भाई मिलकर बैठ के हम लोग बहुजन को आगे बढ़ाएंगे। क्या मैं आपके फेसबुक प्रोफाइल को देख रहा था, बस आलोचना ही आलोचना है, सुझाव आपका कोई नहीं। दर्शकों, वंदे भारत के इस चमकीले एपिसोड बदकही को बहुत प्यार मिल रहा है कैमूर जिला के द्वारा। लोग पसंद भी कर रहे हैं और हम लोग जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेताओं से जवाबदेही भी तय कर रहे हैं। बदकही के इस नए एपिसोड में हम लोग बात करने आए हैं बसपा के अग्रपंथी के नेता ओम प्रकाश पांडे जी से। बड़ा विरोधी स्वभाव के हैं, जुझारू स्वभाव के हैं, और कैमूर जिले की राजनीति, बसपा की राजनीति, विधायकों का भगत दड़, तमाम मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ नई चीज़ों को हम निकलवा पाएँ। और हम स्वागत करते हैं बदकही के इस एपिसोड में। धन्यवाद। आपसे पहला सवाल हमारा रहेगा, जब मैं आपके फेसबुक प्रोफाइल को देख रहा था और सोशल मीडिया को खंगाल रहा था, लोगों से भी बात कर रहा था, लोग एक सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि अगर मुन्ना बाबा मैं बोलूँ आपको, मुन्ना बाबा के मन की बात की जाए तब तो ठीक है, और मन की बात न की जाए तो जाकर दुष्प्रचार करते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, जिन लोगों ने ये बात कही है वो सरासर गलत है। और मैं अगर विरोधी भी है, अच्छा काम करता है तो उसको मैं शाबाशी देता हूँ, लेकिन गलत का विरोध मैं करता हूँ। अगर गलत का विरोध करना गैर वाजिब है तो उनको लगे उससे ठीक है। नेताजी, गलत का विरोध करना एक पक्ष होता है, लेकिन आप जब किसी की आलोचना करते हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि आप सही कोई चीज़ सुझाव भी उसमें दीजिए। मैं आपके फेसबुक प्रोफाइल को देख रहा था, बस आलोचना ही आलोचना है, सुझाव आपका कोई नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा बक्सर के सांसद पर, तो उन्होंने नाम रख करके बीजेपी के नेता को, हमको नहीं या किसी अन्य नेता, कहा कि जो चुनाव हार गया वो सड़क छाप नेता है।
तो इस देश में बहुत से लोग चुनाव हारे हैं, बड़े बड़े लोग हारे हैं, जिनके नाम पर आज भी मरणोपरांत वोट मांगा जाता है। और चुनाव जो नहीं लड़ा है वो भी नेता रहे हैं, जयप्रकाश और गांधी। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में जो चुनाव लड़ता है वो प्रतिनिधि हो सकता है। नेता होना समाज में जो दशा और दिशा को परिवर्तित कर दे वो नेता है। नेता एमएलए एमपी होने से कोई व्यक्ति नहीं होता। आपके स्वभाव में इतनी उग्रता क्यों है? क्यों इतना जुझारूपन है? आपको लगता है कि जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि आप मतलब किसी भी मामले को लेकर बड़ा उग्र हो जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, ये जो कह रहे हैं लोग, एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी कार्यालय में जाइए, जब से मैं पैदा हुआ, होश संभाला, तब से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 2096 से 2020 के बीच में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट का। उस समय भान बाबू, लल्लन सिंह, तिलेश्वर सिंह, BSN पांडे जी, ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ काम किए। मैं बचपन में था, 17-18 साल का एज था। उसके बाद मैं इस्तीफा दे दिया, सामाजिक कार्यकर्ता रहा। मुझ पर असर पंडित लालमुनि चौबे का भी है। मैं उनका शिष्य हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत लंबे साल तक रहा। माननीय मुन्नी लाल जी का मैं बीजेपी का मेंबर न होते हुए भी 99 से जब तक वो मंत्री रहे, 2 बरस 8 महीना 14 दिन, तब तक मैं उनका प्रतिनिधि भी संसदीय क्षेत्र का रहा। और मैंने जो देखा है, काम किया है, मैं एमएलए का टिकट तो मुझे 2-2 बार मिल रहा था, मैंने छोड़ दिया। एक बार भाजपा दे रही थी, एक बार कांग्रेस दे रहा था। कब की बात है? 5 में दे रहा था और 10 में दे रहा था, इसके बहुत लोग गवाह हैं। उस समय भाजपा से कौन टिकट लिए और कांग्रेस? उस समय बीजेपी में मैं नहीं, जब कर दिया तो मंटू पांडे को मिला बहुजन के बाद 5 में, नवंबर अक्टूबर वाला चुनाव में। नई खोज बता रहे हैं आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ, सच्चा है। मुनीलाल जी के लड़के जिंदा है, मुनीलाल जी तो नहीं है, वो बता देंगे कि क्या सच्चाई है। और 2010 में भी मीरा कुमार जिंदा है, मुझे बुला के महाबली का लड़का गवाह है, वहां बैठे थे, वहां पुसौली पावर ग्रिड में। उन्होंने कहा कि 10 में चुनाव लड़ जाइए। उस समय जमा खां ज्वाइन करके 10 में लड़े, मैं ज्वाइन नहीं किया। भगवानपुर में क्यों चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्योंकि एक नेता की एक मिनट शब्द पूरे प्रश्न सुन लीजिए। एक नेता की अंतिम ख्वाहिश होती है चुनाव लड़ जाना, आप क्यों नहीं लड़े? देखिए, चुनाव नहीं लड़ने का एक बहुत बड़ा है जो मेरे मन में है। क्या है वो? कारण ये था कि मैं लाल मुनि चौबे जी का शिष्य था और 5 में मुनी लाल जी एज ए नेता मेरे घर पहुंचे और कहे कि आप चुनाव लड़ जाइए बीजेपी से। उस समय एक हमारे जो गुरु थे, उनके लड़के भी टिकट मांग रहे थे। क्या गुरु का क्या नाम? पंडित लालमुनि चौबे। वो भी टिकट, लड़के का नाम क्या है? हेमंत चौबे। वो भी टिकट मांग रहे थे, उनका बसपा से करे थे। तो उन्होंने कुछ बातें पारिवारिक की और कहा कि अगर तुम लड़ जाओगे तो हमारे बाप बेटा में बंटवारा हो जाएगा। हमने कहा बाबा, जब तक जिंदा रहिएगा मैं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। और 2016 तक कोई माई का लाल नहीं कर सकता कि टिकट मांगने गया। मैंने गुरु दक्षिणा में दे दिया तुमको। गुरु दक्षिणा में कभी अंगूठा दिया गया और कभी गुरु दक्षिणा में टिकट दिया गया। खैर, बसपा की राजनीति आप करते आए हैं, क्या है बसपा की राजनीति? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी जो बात है, उसमें एक बात मुझको सबसे अच्छी लगती है कि वहां ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव हो। किसके साथ? किसी भी के साथ भी, कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत छोटे आदमी हैं। विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इतना सम्मान देते हैं और सही काम करने वाले के साथ खड़ा रहते हैं। गरीब का, दीन दुखिया का कोई बात आ जाए तुरंत खड़ा हो जाएंगे, किसी वर्ग का हो। इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि भेदभाव नहीं होता। एक नारा 90 के दशक में बसपा का आता है कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस नारे का मतलब क्या है, हमें समझा दें। देखिए, जिन लोगों ने ये नारा दिया, जिन लोगों ने नहीं, ये बहन जी का नारा है। नहीं, बहन जी ने कभी नारा नहीं लगाया। कोई वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। उस समय वीडियो और मोबाइल था नहीं, इतना नहीं तो ये गलत है, दुष्प्रचार है हमारे नेता के प्रति। हमारी नेता तो कहती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कांसी राम साहब ने 1585 की बात की थी, लेकिन उनके बहन जी ने उनके जीते जी सर्वजन समाज को भी जोड़ा। और मेरे पार्टी का एक बहुत बड़ा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये तो आरजेडी का नारा है। नहीं, उसका नहीं है, ये तो मेरा सुन के बोलता है। आरजेडी के पास आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। परिवार की पार्टी है आरजेडी। आप कभी देख लीजिए यहाँ के नेता को। तो बहुजन के बाद बहुजन का कार्यभार तो आकाश आनंद संभाल रहे हैं। नहीं, आकाश आनंद कार्यकर्ता है, कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं। वो कार्यभार संभालने के लिए बहुत से लोग हैं।
अभी हमारे पार्टी की सर्वसर्वा बहन जी है, वो शिष्य हैं कांसी राम साहब की। ऐसा हो नहीं सकता, उनको जिम्मेवारी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है, आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा, मैं ही यहाँ ये बनूंगी, ऐसा बहन जी के पास नहीं है। जो योग्य होगा वो बनेगा। देख लीजिए सतीश चंद्र मिश्रा साहब, आज भी नंबर 2 के नेता है भारत में बहुजन समाज पार्टी के। खैर हम लोग आते हैं तिलक तराजू और तलवार किनारे पर, क्या इसका मतलब है जरा समझ। देखिए ये गलत नारा लगाया गया, बदनाम करने के लिए लगाया गया। किसको? बहुजन समाज पार्टी। किसके द्वारा नारा लगाया? ये विरोधियों के द्वारा लगाया गया। कौन? मुलायम सिंह का जो परिवार था समाजवादी, ये लगाए थे नारा कि इनको बचिए, बदनाम करिए। बिहार में बहुजन की क्या स्थिति है? देखिए बिहार में बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से अग्रसर हो रही है, और जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अभी, हम उस मुद्दे पे आएंगे। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद से ये लगने लगा है कि अनुसूचित जाति उस वर्ग को, जो बहुसंख्यक बहुजन वर्ग है, उसको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही असली हमारा हितकर है। दूसरे लोग हमारे वोट तो लेते हैं लेकिन मेरे साथ धोखा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर वो आते हैं तो और वर्गों का, सब वर्गों का वोटिंग जोड़कर, कैंडिडेट जोड़कर हम बेहतर करेंगे। बहन जी के ट्वीट पे हमेशा एक बात आती है, मनुवादी मनुवादी मनुवादी। देखिए क्या है जरा हम बता रहे हैं, मनुवाद का मतलब होता है, जो बहुजन समाज पार्टी का जो मनुवाद जो कहा जाता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्ञानी हम ही हैं। जैसे हम बैठे हैं, हम सोच ले कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हम ही हैं, तो हम मनुवादी हैं। अगर दूसरे का ज्ञान का भी हम सम्मान करते हैं, दूसरे का बल का भी सम्मान करते हैं, दूसरे का धन का भी सम्मान करते हैं, दूसरे की इज्जत का सम्मान करते हैं अपने बराबर, तब हम मानवतावादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। चलिए बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए हम लोग अपने जिले के राजनीति पर आते हैं। आपके विधायक हर बार जीतते हैं लगभग, और हर बार पलटी मार देते हैं। पहले पूरा प्रश्न सुन लीजिए। हाँ बोलिए। क्या बहुजन कैडर में इतनी पावर नहीं है कि विधायकों को रोक पाए, या फिर जो सीधा सीधा आरोप लगता है कि बसपा से आपको टिकट लेना है तो पैसा दीजिए और टिकट लाइए, दोनों में से कौन सी बातें सही हैं? अब सुन लिया जाए। आनंद भूषण पांडे, भरत बिंद, ब्रिजकिशोर बिंद, महाबली सिंह, इन लोगों को तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि 2 शाम का रोटी शुद्ध नहीं था इन लोग के पास जब चुनाव लड़े, तो पैसा कहां से दे दिया ये लोग? तो भाग कहेंगे? अब बता रहे हैं, अभी राजद के तो बहुत विधायक है यहाँ, और भरत बिंद और संगीता सबसे अधिक विधायक होने के बाद भी भाग के भाजपा में चले गए। नहीं तो नेताजी देखिए, वालों की तो कोई बात नहीं। नेताजी मीठा मीठा गप गौरव तीता तीता थूथू नहीं होगा। हाँ, बोलिए। बात बसपा की करिए, आरजेडी और भाजपा को छोड़िए। हाँ, आप भाजपा के विधायक क्यों भाग जाते हैं? कहीं भागे जाते हैं? आप देखिए, अब बता रहे हैं आपको। महाबली सिंह 2 टर्म विधायक बसपा से लड़े, 95 में जीते और 2000 में जीते। इसके 20 वर्ष के बाद हम लोग जो है चैनपुर में चुनाव जीते जमा भाई का। जमा खान ने बहुत बड़ा गद्दारी किया। कैसे? पार्टी के साथ। यही घर है और एक हीरा जादव है, उनको लेके मेरे पास आए, मेरा और उनका टिकट का लड़ाई था, और यहीं लौट गए कि 4 बार से हम या 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, और एक बार लड़ने दीजिए, हम लोग दोनों भाई मिल कर बैठ के हम लोग बहुजन को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। हमको भी हीरा यादव आ गए, क्योंकि वो भी हमारे गुरु के बहुत नज़दीकी लोग थे, उनके पिताजी बहुत खास रहते थे। तो हमने कहा छोड़ो, एक बार अगर जमा खा कह ही रहा है तो लड़ने दो, चलो कोई बात नहीं। और जमा भाई लड़े, हमको जितना मदद करना था मैंने किया। अपने ब्राह्मण गांव का बूथ है, उसके बाद भी 274 वोट अपने बूथ पर जिताया। इसके बावजूद जमा खां एक बार भी नहीं पूछे और भाग गए जदयू में मंत्री बनने के लिए, और कहते फिरते हैं कि हम विकास के लिए गए। कल सारा विकास का धाका अधौरा में वहाँ की जनता ने बता दिया, जो जनजाति हैं, गरीब हैं, जंगली लोग हैं, उन लोगों ने बता दिया कि क्या है आपका विकास है। कलेक्टर साहब भी थे और माननीय मंत्री जी भी थे। इन दोनों लोगों के सामने जो कहा उसको फेसबुक पर हमने लिखा है। अगर मैं विधायक होता तो वही इस्तीफा दे दिया होता। अगर मैं विधायक हो जाऊं और कोई जनता ये कहे कि तुम भ्रष्ट है, तो गलत किए हो, लूटे हो, लुटवाते हो अपने लोगों से, तो मैं तो भाई सब इस्तीफा दे दूं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको भी तो बोला जाए कि जब आपको मौका मिला था टिकट
मिल रहा था, हाँ। तो आप क्यों नहीं तब लड़े? जब इतनी समस्याएं थीं और आप में कैलिबर है, तो आप क्यों नहीं लड़े? फिर सवाल मेरा वहीं पर आता है। देखिए मेरी बात को, पिछले बार जो टिकट का लड़ाई हुआ, तय हुआ कि चैनपुर से ब्राह्मण लड़ेगा, लेकिन यहाँ मैं नया गया था 2000 में, मार्च में ज्वाइन किया था और नवंबर में चुनाव था, बीच में कोरोना काल हो गया था। यहाँ का जो स्थानीय संगठन था वो मेरा विरोध किया कि नए आदमी हैं और जमा खां इतने मस्त से हारे हैं। एक फैक्टर ये भी हुआ, और दूसरा फैक्टर ये हुआ कि जमा खां जी कम वोट से हारे थे, तो उनका हक ज्यादा बनता था। लेकिन उनको जब टिकट मिला, हमने भी सहयोग किया, सब लोग घूम के उनका वोट मांगे, जो टेस्ट किए वो चुनाव जीत गए। जीतने के बाद वो 15 दिन भी ठीक से पार्टी में नहीं रहे और लोग जो है पार्टी खोजने कि किस दल में जाकर के हम क्या सत्ता ले लें। लेकिन देखिए, अंदर खाने जनता के बीच में बात एक होती है कि बृजकिशोर बिंद मंत्री जी का जो नाराजगी था, खास करके फॉरवर्ड वोटरों में, वो बसपा को न देखकर जमा खां को देखकर, और सब वोट पड़ा जमा खां को। यह गलतफहमी है। ये वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। अगर जमा खां इतने कद्दावर नेता हैं तो आपके माध्यम से मैं उनके पास बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि अभी भी इस्तीफा दे दें और लड़ लें चुनाव। कितने फॉरवर्ड उनको वोट देते हैं समझ में आ जाएगा। और मैं बता रहा हूं, चैनपुर का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, वहां 2 एमएलए बहुत बेहतर हुए। कौन कौन? एक तो गुप्तनाथ सिंह सिरहिरा, हाँ, जो 1952 में एमएलए हुए थे, एक टर्म रहे थे। उस आदमी ने अद्भुत काम किया अपने जीवन में, अपने 5 साल के कार्यकाल में। और दूसरा एमएलए हुए वहां से लालमुनि चौबे, पंडित लालमुनि चौबे कुरैन। उन्होंने भी अद्भुत नाम दिया चैनपुर विधानसभा, अद्भुत नाम दिया। प्रधानमंत्री भी चैनपुर को जानते थे। एक ईमानदारी, सुचिता राजनीति कैसे की जाती है, और अपने जीवन में उतने उच्च लोगों के संबंध में पदों पर रहते हुए भी अपने परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया उस आदमी ने। उस आदमी का एक बड़प्पन है। और दूसरा चीज, वो कहते थे कि मैं अपने जीवन में बेईमानी को चोइटा, माने ये चम्मच से भी नहीं छुएंगे, माने जो सुईठा होता है ना, सुईठा से भी नहीं छुएंगे। तो नहीं, हम लोग एक एपिसोड बनाएंगे इस पे भी। हम दर्शकों को भी इस बात को बताना चाहते हैं कि हमारे ज़िले के जो भी मानिंद लोग हैं, जो कहीं ना कहीं त्याग के बल पर या अपने मेहनत के बल पर कहीं पहुंचे हुए हैं, हम उनकी कहानियों को भी निचोड़ कर लाएंगे। दर्शकों को वो एपिसोड जल्दी मिलेगा। कुछ बात हम इस क्रम में जब चल ही रही है तो हम नेताजी से भी जानना चाहेंगे। कुछ बातें आप लालमुनि चौबे जी के बारे में बताइए। देखिए, मैंने जो उनको देखा, न उनको हार की चिंता थी और न जीत का खुशी। अद्भुत व्यक्तित्व था। पंडित लालमुनि चौबे के बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है। उतना बड़ा आदमी अभी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कोई एमएलए हो सकता है, मंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन किसी दल में कोई लालमुनि चौबे नहीं हो सकता। और मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। आपका इंटरव्यू में देख रहा था, माननीय बृजकिशोर जी से आप ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बीपीएससी कंप्लीट कर लिया था रिटेन। तो मैं कहना चाहूँगा कि किस साल में उन्होंने बीपीएससी रिटेन किया था। रिटेन जब करता है व्यक्ति तो उसका आता है चिट्ठी, तो दिखाएंगे अपना रिजल्ट कि किस साल में किया था। मतलब सीधा सीधा बोला जाए तो आप बृजकिशोर बिंद पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने परीक्षा नहीं दिया था या उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। मैं जो बृजकिशोर बिंद को जानता हूं जितने नजदीक से, यहाँ सच कहूंगा तो भगवानपुर सारीवाहन स्कूल से पढ़े, किसी तरह से बीए पास किए और दुकान खोले थे। किस चीज का? किराना का। और बीपीएससी कहीं किए ना कहीं सरकारी स्कूल में मास्टर थे। अगर दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उनके पीछे उनका कद करता आजीवन बनूंगा। और दूसरा चीज, जो हमारे भाई जमा खां जी जो कहते हैं कि हम बीएचयू छात्र संघ के नेता हैं, कई बातों में कहते हैं, उनका अगर बीएचयू में एडमिशन का परिचय पत्र ला दिया कि एडमिशन किस साल में बीएचयू में हुआ था, तो मैं बाजी हार जाऊंगा। जमा भाई कल से मैं घूमने लगूंगा झंडा लेके। मतलब बसपा के नेता ये बोल रहे हैं कि न तो जमा खां जी बीएचयू से पढ़े हैं
और न ही बृजकिशोर बिंद कभी बीपीएससी पास किए। साथ ही एक चीज़ पर आते हैं, मेन मुद्दे पर हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है जी। कि SC/ST जो कम्युनिटी है उसमें कुछ लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं आरक्षण का, और कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं भी मिल रहा है। जीतन राम मांझी मुखर होकर बोलते हैं कि यह बात सुप्रीम कोर्ट की कही गई सही है। चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, गलत है। बसपा भी बोलते हैं कि नहीं, गलत है। आप बताइए कि अगर किसी समाज में कोई बहुत आगे चला गया हो तो क्या पीछे के समाज को छोड़ देना चाहिए? हमारी बात सुनिए, धारा 341 कहता है भारतीय संविधान का, बिला त्रिपाठी जी का जजमेंट भी उसको पढ़ सकते हैं, कि अनुसूचित जाति और जनजाति में कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। इस संविधान में को पावर है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा आगे बढ़ के सुझाव दिया है। नंबर 2 बात जो कह रहे हैं कि मांझी कह रहे हैं, तो मांझी जी अपने बेटा को ही मंत्री क्यों बनाए हैं, अपने केंद्रीय मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। अपने समाज के अगर बहुत बड़े हमारी बात सुनिए, अपने समाज, मेरी बात सुन लीजिए, अपने समाज के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, तो दूसरे मांझी का बेटा भी तो गरीब है, उसको उठा के क्यों नहीं बना दिए कि अपने परिवार के लोग को ही हम बात ये देखिए, ये आइडियोलॉजी की बात है। वो अपनी पार्टी में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि वो इस मामले में इसके पक्ष में है और एक पार्टी विपक्ष में है, बस ये बात हमारी। मेरा मानना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की भी तरफ से कह रहा हूँ, अपनी बात भी कर रहा हूँ। जब तक सामाजिक बराबरी न आ जाए, पैसे से बराबरी नहीं आता। आज भी आदमी कह देता है अरे वो पलन घट, अगर वो जेनमिन करके भी आया होगा इंडिया तो कहते हैं अरे वो आरक्षण वाला है। ये सोच जब तक नहीं हटेगी, जब तक यह सोच नहीं हटेगी और मुख्य धारा में हम उसको गला में गला मिला के बैठाना नहीं शुरू करेंगे, बात आमने सामने नहीं करेंगे, तब तक आरक्षण उसके लिए उसी तरह से लाभकारी है जैसे एक मरे हुए व्यक्ति, मरणासन मरने जा रहा हो जो व्यक्ति, उसके लिए आईसू। कोई का इच्छा नहीं करता है कि हम किसी से उधार लें, वो मजबूरी में उधार लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो इसी बात को बोल रहा है कि भाई SC कम्युनिटी में या ST कम्युनिटी में बहुत सारी जातियां हैं, उसमें कुछ जातियां आगे बढ़ गई, तो फिर जो नहीं बढ़ पाई हैं आप उसको आगे बढ़ाया जाए। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि 100 आदमी का परिवार ही क्यों सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों बनता है? भारत में तो बहुत लोग काबिल हैं, उनको भी जज बनना चाहिए। क्यों कॉलेजियम से ही बने? एक फ्रेश जैसे IPS का परीक्षा हो तो उसे गठन कर दिया जाए और परीक्षा हो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। ये उलझाव है, और आप किसी में दोष निकालने से पहले अपने तरफ अंगुली करेंगे। ठीक है, आप बोले कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम व्यवस्था को हटा दे। कॉलेजियम व्यवस्था में क्या कमियां हैं? बहुत सी है, जैसे में 5 कमी बताइए। पहले था कि नेता प्रधानमंत्री सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों रहेंगे, लेकिन अब बाद में क्या कर दिया इन लोगों ने कि नहीं, केवल जज ही रहेंगे जो जज चुनेंगे। तो कोई भी व्यवस्था में जज ही जज को चुनेगा, कलेक्टर कलेक्टर को चुनेगा, SP को चुनेगा, नेता को चुनेगा, तो फिर कैसे चलेगा? लेकिन एक बात आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट इसी व्यवस्था के साथ इंदिरा गांधी से लड़ गया था जो कभी शेरनी कहलाती थी। नहीं, उस समय तो सवाल नहीं, उस समय सदन का नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों जज के चयन में थे। 93 से बदला गया है, 1993 से बदला है कॉलेजियम। जो पुराने कॉलेजियम पर जाना चाहिए, बाबा साहब ने जो शुरू किया था उस पर जाना चाहिए था। एक बात आप जानिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो लोग कुछ बोल जाते हैं, डॉक्टर साहब ने, बाबा साहब ने कभी भी किसी जाति के प्रति भेद नहीं किया है। वो आदमी जो कहा है उसकी किताबें हैं, जब पढ़िएगा तो लगेगा कि वास्तव में ये आदमी इंसान है। सच तो यह है कि चैनपुर हमेशा से ठगा गया है। अभी फिलहाल के वर्षों में जो MLA MP हुए हैं, MLA हो रहे हैं, चैनपुर में 2 चीज का संभावना है। एक, खेतों को पानी, कृषि का अच्छी खेती हो सकती है, पानी की व्यवस्था हो तो फल से लेकर के। जी हाँ, अभी हम लोग बाबा साहब के पास से अभी चैनपुर हम लोग आ गए। हाँ, बाबा साहब पे भी हम लोग बात करते हैं, चैनपुर पे बात करेंगे। अच्छा, बोलिए क्या बाबा साहब, हम एक बात और कहना चाह रहे हैं। बाबा साहब पे नहीं,
खासकर देखिए हमारी टीम या हम भी पर्सनली, हमारी जाति कुछ हो सकती है, वो हमारी पहचान है और उसमें पैदा होने में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। जी हाँ, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं, ये हम लोगों को चाहना भी चाहिए कि हमारे समाज में मानवतावादी दृष्टिकोण स्थापित हो। समाज का एक भी व्यक्ति अगर दबा कुचला है, उसके साथ अगर कुछ अनैतिक होता है या उसके साथ कुछ भेदभाव होता है, वो हम लोगों के ऊपर कलंक है। जब हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, सूर्य के पास जा रहे हैं और उसके बाद भी अगर हम समाज में किसी को जाति सूचक शब्द बोलते हैं या कुछ कहते हैं, तो ये हमारे लिए कलंक है, ये हट जाना चाहिए। सरकार को भी इसमें अपना प्रयास करना चाहिए और एक समाज के नाते हमें भी प्रयास करना चाहिए। सरकार एक प्रयास भी की, SC/ST एक्ट लाई। जी हाँ। और अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि SC/ST एक्ट के मामले दर्ज तो होते हैं, लेकिन 4 महीना 6 महीना बाद वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और फिर उसमें कोई परिणाम तक नहीं पहुंच पाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है कि जो SC/ST का मामला होता है, उसमें एक जगह के रहने वाले लोग होते हैं और कानून जो भी है, चाहे जो भी कानून बना हो, सामाजिक जो दबाव, सामाजिक दायरे, सामाजिक प्रेम, परस्पर बैठना उठना जो है, ये भी अंत में आदमी दो भाई लड़ता है, बाद में पंचायत हो जाता है। यही मामला है। पंचायती करके बैठ करके कोई गलती स्वीकार कर लिया, बात खत्म। बसपा भाजपा की बी टीम है? नहीं, बी टीम भाजपा का तो ये लोग हैं। कौन? आपके ये जो अभी राजद है, सपा है, हम कैसे बी टीम? हम तो हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आकाश आनंद हैं और महासचिव बनते हैं बसपा के, बहुत अच्छे तरीके से कैडर में जोश भरते हैं लोकसभा चुनाव में, और एकाएक चुप कर दिया जाता है उनको। वजह क्या थी? ये जो कह रहा है वो गलत है। और ऐसा है कि वो पार्टी के महासचिव नहीं बने थे और आकाश आनंद जी आदि पार्टी के जो जिस पद पर हैं, कोऑर्डिनेटर वो हैं, और महासचिव तो सिर्फ एक ही हैं पार्टी के, सतीश चंद्र मिश्रा साहब हैं राष्ट्रीय महासचिव। और आकाश आनंद जी को न चुप कराया गया है, कौन कहता है? उनको तो वहदा बढ़ाया गया है, काम करिए। बीजेपी देखिए क्या है, हमारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, हम आपसे समझौता नहीं करेंगे, हम संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम फलाने के समर्थक हो गए। ये कांग्रेस और ये जो उनके सहयोगी दल है, जो महागठबंधन है, इन लोगों से जरा पूछिए कि बीजेपी को बढ़ावा कौन दे रहा है। अच्छा, बीजेपी में कमी क्या है जो सब लोग इतना? देखिए, बीजेपी में हर राजनीतिक दल की अपनी आइडियोलॉजी है। बीजेपी को हम कहते हैं कि केवल कमी ही है, अच्छाई नहीं है तो भी बुरा है। हर आदमी की अपनी सोच समझ होती है। बीजेपी सरकार जो आई थी 10 सालों से, इसने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, लोगों को अच्छा जीवन देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन उस पर खरा नहीं उतरा बीजेपी। हालांकि 2 टर्म तो जीत गए, तीसरे टर्म में भी जीत करके सरकार बनाए हैं, लेकिन मेरे विचार से जो गरीबी मिटाने के लिए, आम लोगों को सुख सुविधा मिले देश में, वो काम बीजेपी नहीं कर पा रही है। अभी एक बड़ा उभरते हुए युवा नेता है चंद्रशेखर आजाद। क्या आप मानते हैं कि दलित वर्ग का अगला नेतृत्व उनके हाथों में होगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जिसके पास न कोई नीति है, न कोई कार्यक्रम है, वो नेता कैसे हो सकता है? अब एक आध सीट जीत जाए कोई चुनाव, उससे नेता हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, एक आध सीट जीतने की बात नहीं है। एक निर्दलीय आदमी बहुत कम उम्र में अपने बदौलत चुनाव जीतता है और आप एक आध सीट नहीं बोल सकते उसको। हाँ, मैं बात कह रहा हूँ आपको, पप्पू यादव चुनाव जीत गए तो लालू यादव हो गए क्या? अब क्या बात कर रहे हैं? कहाँ चंद्रशेखर और कहाँ बहुजन समाज के लोग? बहुजन समाज, लेकिन एक चीज तो देखा जाता है, समझौता नहीं करती चंद्रशेखर किसी भी मायने में खरा नहीं उतरेंगे समाज में। जीत गए हैं, देखिए अभी आगे 4 साल तक। लेकिन एक चीज तो है कि युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं वो। देखिए क्या है, आनंद मोहन का याद आपको नहीं होगा राजनीति में, या होगा बिहार में? आनंद मोहन कौन? वो डीएम डीएम हत्याकांड में जो फंसे थे, पता है उनका जब एक समय था यहाँ, तो लगता था कि नौजवान लाठी लेके दौड़ जाते थे कुछ जाति वर्ग विशेष के। आनंद मोहन किस जाति के? अब जाति जिस जाति के थे वो, किस जाति के हैं वो? सामान्य वर्ग के लोग दौड़ते थे लाठी लेके। आनंद मोहन जी बहुत अच्छे हैं,
क्या हासिल हुआ आनंद मोहन जी का? तो इसमें भी कुछ जो उस तरह के वो उन्मादी लोग हैं वो दौड़ रहे हैं। आप जीत तभी सकते हैं जब आपके पास नियत और नियति दोनों हो। चलिए कुछ लोगों पे हम लोग बात करते हैं। अभी हमारे जिले के युवा नेता हैं सुधाकर सिंह, सांसद बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? मेरी शुभकामना है, थोड़े समय में व्यवसाय से वो राजनीति में आए और विधायक भी हो गए, मंत्री भी हो गए, एमपी भी हो गए एक ही टर्म में। 5 साल में 4 साल में सारा चीज़ भगवान ने उनको दिया, उनके नसीब ने उनको दिया। हमारी शुभकामना है जन का सेवा करने का मौका मिले है उसकी सेवा करें ईमानदारी पूर्वक। एक और मंत्री हैं हमारे जामा खां जी, इनके विषय में क्या कहना है आपका? भाई साहब, जामा खां परिस्थिति के विधायक हैं और परिस्थिति ही बने कि नीतीश जी की पार्टी में कोई मुसलमान एमएलए नहीं जीता तो वहाँ मंत्री अल्पसंख्यक के हैं। जामा खां जी जैसे लोग मंत्री हैं तो कहना क्या है। अब देख ही रहे हैं आपके यहाँ, आपके घर के हैं क्या कर रहे हैं। कलेक्टर और वो दोनों बैठे हैं और जनता कह रही है कि तुम भ्रष्ट हो। अखबार देख लीजिए, प्रभात खबर पढ़ लीजिए। ठीक है, लगभग हम लोग साक्षात्कार के अंतिम दौर में जा रहे हैं। जितनी हमारी बौद्धिक क्षमता थी उतना हमने सवाल किया है नेताजी से। जनता बताएगी कि किन बातों को सही कहा जा सकता है, किन बातों को गलत कहा जा सकता है। एक और हमारे मन में है, आपको जनता सार्वजनिक जीवन में देखेगी टिकट के साथ? ये तो जनता पर है। देखिए, जनता पे है कि पार्टी पे है? देखिए, नहीं, जनता पर है। जनता। पार्टी तो मुझे बहुत सम्मान देती है और पार्टी मेरे साथ खड़ी है और चुनावी राजनीति अगर मैं पार्टी उस लायक समझी उतरा तो ये तो जनता पर डिपेंड करता है कि मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। ठीक है, एक समाज में जब कोई भी घटना समाज के निचले वर्ग के ऊपर या जो आगे नहीं आ पाए उनके ऊपर होती है, दिल अंदर से झकझोर जाता है कि कलंक है हम लोगों के मनुष्य होने पे कि आज भी हम लोग छुआछूत, भेदभाव, इन सब पे बातों को करते हैं। दलित वर्ग के उत्थान के लिए 5 कार्यक्रमों को आप बताइए कि जो प्रैक्टिकल भी हो और उनसे दलित वर्ग का उत्थान भी हो जाए। देखिए, पहला काम तो यह है कि प्राथमिक विद्यालय की जो स्कूलिंग है 1 से 5 तक का, उसको एकदम अनिवार्य करके अच्छे शिक्षकों को लगाया जाए जिससे सबके बच्चे 5 तक तो बहुत बढ़िया शिक्षा ले लें और बेस मजबूत हो। इसके बाद आगे की वो शिक्षा स्वयं ले लेगा, 5 तक अगर काबिल हो जाएगा बच्चा तो। नंबर 2, दलित ने किसी भी जाति में जो गरीब लोग हैं उसमें कुटीर उद्योग का प्रचलन बढ़ाया जाए। उनको सीने, बुनने, कपड़ा, घड़ी, ये सब चीजें बनाने का जो हुनर है इसका ट्रेनिंग दिया जाए, सिखाया जाए, जिससे उनको 10 रुपया का आमदनी हो जाए और अपने को स्वावलंबी हो जाए। नंबर 2, तीसरा यह है कि अगर दलित वर्ग के लोगों को भी कहूँगा कि वो समाज के सभी तबके से कुछ सीखें, जो उनसे आगे के लोग हैं, बड़े लोग हैं, आगे बढ़े हैं, उनसे सीखें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हर आदमी बुरा ही नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो जो शिक्षा ग्रहण किए कुछ आय हो जाए तो उनको बैठ के व्यर्थ में यहाँ वहाँ गलचौल करने से है कि अपना निजी काम शुरू करें। क्योंकि रोजगार सरकार, सरकारी नौकरी कोई भी सरकार आ जाए सबको नहीं दे सकती है। तो निजी काम जब व्यक्ति करना शुरू करेगा तो उसका अस्थायित्व होगा और अपनी एक पहचान होगी। 3, चौथा काम क्या है कि जो खेती है, बागवानी है, अभी भी हमारे यहाँ बहुत लोग खेत बंदोबस्ती देते हैं खेती बागवानी करने के लिए। तो खेती बाड़ी जो आपके यहाँ संसाधन है, जो मजदूरी करते हैं, अगर कुछ पूंजी हो जाए उनके पास तो स्वयं उसमें साझेदार बन के काम करना शुरू करें, इससे भी वो आगे बढ़ सकते हैं। और 5वां है मेरे समझ से कि जो उस वर्ग के पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ गए हैं वो अपने पड़ोसी का जरूर मदद करें जिससे उस समाज के मुख्यधारा में जुड़ सके। दर्शकों, हमारे साथ उपस्थित थे मुन्ना बाबा, बसपा के माननीय नेता हैं। हम अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर हम वो तमाम सवाल इनसे किए जिसको हमने ज़रूरी समझा। आपके मन में भी जो सवाल है, संशय है, जो हमारे प्रति या हमारे चैनल के प्रति आलोचना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग आलोचना को सहर्ष स्वीकार करते हैं।
अच्छी भाषा के साथ आप लिखिए। बाकी अगले एपिसोड में एक और अच्छे लोग को लेकर आएंगे हम लोग। आप लोग यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। वंदे भारत समाचार को आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और जितना भी प्रोत्साहन हो सके दें, क्योंकि इन लोगों ने समाज में एक जो लोगों से बात करके और एक दूसरे के बारे में जानने, सुनने, समझने का प्रयास बढ़ाया है। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो भी नेता, कार्यकर्ता, शुभचिंतक हैं, वो सभी लोग वंदे भारत के इस कार्यक्रम को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। पुनः हम लोग मिलते हैं एक बहुत बढ़िया और चमकीले एपिसोड के साथ। आप लोग यूं ही अपना प्यार बढ़ाते रहिए और हम लोग को मजबूती देते रहिए।